बिना सास की ससुराल में बहू की बल्ले बल्ले। विशाल और रश्मि की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर बोले तो विशाल के पिता सुरेश जी, और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। सासू जी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। इस घर को विशाल के माँ बाप ने जीवन भर की कमाई पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत से और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बड़ा मुश्किल है। जब विशाल कॉलेज में पढ़ता था तभी उसकी माँ दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी जो सुबह से लेकर शाम तक विशाल के घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए बाई का दिन भर घर में रहना रश्मि को अपनी प्राइवेसी में बाधा सी लग रही थी। इसलिए अब सुमन बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और झाड़ू पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सुमन बाई की दोपहर की गैर हाजिरी में कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे ही सुरेश जी ये सोचकर कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन रश्मि को लगता था कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर रश्मि ने विशाल से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। विशाल ने रश्मि की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि ससुर जी अपने दोस्तों के साथ 1 हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सुमन बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रश्मि को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब विशाल रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रश्मि का काम ब्रेड, मैगी, पिज्ज़ा से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में और भी बाकी काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में रश्मि को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले या काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विशाल रश्मि से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रश्मि बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। विशाल रश्मि को अपने घर से 5-6 किलोमीटर दूर एक बस्ती में लेकर जाता है। वहाँ पर एक आदमी विशाल को चाबी देता है। उस चाबी को लेकर विशाल बस्ती के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलकर 2 रूम वाले छोटे से घर के अंदर विशाल रश्मि को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? विशाल कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को किराए पर लेकर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी में रह सकते हैं। विशाल का यह व्यवहार रश्मि के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों किराए पर रहेंगे? विशाल उसे रोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो। वह घर हमारा नहीं है, वह माँ और पापा का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रश्मि के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने विशाल से कहा, माना कि यह घर माँ और पापा का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? विशाल ने कहा, बिल्कुल है।
लेकिन माँ पापा के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियाँ भूलकर स्वार्थी होना शोभा नहीं देता। रश्मि के पास विशाल के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने सुख के लिए इतना नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने कैसे दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रश्मि विशाल से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विशाल बोला, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुरेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम पकौड़ी की सुगंध आने लगी। ससुर जी ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना। रश्मि को अपने ससुर जी के प्रति विचार और ससुर जी के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही रश्मि को अपनी सोच पर पछतावा हुआ और उसने अपनी गलती सुधारने का निर्णय लिया और वह खुशी खुशी अपने घर के प्रति जिम्मेदारियों को समझने लगी और उन्हें निभाने लगी। अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।